नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। मैं हूं कौशल जायसवाल। और दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं सीटेट प्राइमरी का सेट ए। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे मैंने क्वेश्चन अपने सेट में डाले हुए थे। तो आज हम पेडागोजी सेक्शन हल करेंगे दोस्तों, और देखेंगे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा दोस्तों जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया हुआ है। तो बड़े ध्यान से उसको समझते हुए चलेंगे कि किस लेवल के क्वेश्चन बनेंगे। इस बार तो आपका ऑनलाइन मोड में होगा, लेकिन क्वेश्चन दोस्तों सिलेबस वही है, तो बस ऑनलाइन ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड हो गया है। बाकी आपको डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बहुत ऑनलाइन बल्कि ईजी ही होता है, उसमें जो वेस्ट टाइम होता है भरने वाला गोला वो आपका बचेगा। तो दोस्तों ज़्यादा उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए आज का पेपर फर्स्ट पेडागोजी सेक्शन 30 क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा दोस्तों। यहाँ पे चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। पहली बार पढ़ लेना चाहिए दोस्तों। इसमें देखिए, बाल विकास शिक्षा शास्त्र प्रश्न एक संख्या से 1 से 30 तक होता है। गणित है आपका 31 से 60। पर्यावरण अध्ययन है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये होती है इसमें कन्फ्यूजन वाली, कि बच्चे सोचते हैं कि मुझे कौन सा हिंदी और इंग्लिश में कौन सा पार्ट करना है, फर्स्ट लैंग्वेज करना है, सेकंड लैंग्वेज करना है। तो दोस्तों सबसे इसका आसान तरीका है, यदि आप लैंग्वेज में अगर हिंदी को फर्स्ट में लिए हैं आप, और हिंदी का प्रेफरेंस दिए हैं कि लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में, तो आपको पहले हिंदी करना होगा। मतलब 31 से लेकर 60 तक हिंदी करना होगा। उसके बाद से दोस्तों इंग्लिश वाला, उसके बाद जस्ट इंग्लिश रहेगा तो वो आपको छोड़ देना है। उसके बाद से आप सीधे जाएंगे तो उसके बाद वाला जो पड़ेगा आपका 61 आई थिंक पड़ेगा। तो वो मतलब लैंग्वेज फर्स्ट आपका हिंदी है तो हिंदी फर्स्ट होगा और इंग्लिश सेकंड होगा। उसमें लिखा रहता है दोस्तों इंग्लिश सेकंड। तो इंग्लिश सेकंड करना है, और किसी ने इंग्लिश फर्स्ट लिया हुआ है तो उसको इंग्लिश फर्स्ट करना है, और उसको वैसे हिंदी के लिए सेकंड जाना पड़ेगा। दोस्तों ये कन्फ्यूजन होता है, कितने बच्चों का पेपर तो इसी से डिस्टर्ब हो जाता है और वो पास नहीं कर पाते। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, बस उसको थोड़ा समझने की बात है। तो चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था दोस्तों सीटेट का कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। दोस्तों इसको मैंने कई बार बताया, ये क्वेश्चन कई बार बताया मैंने कि भाषा के अर्जन एवं विकास की सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। तो मैंने बताया था दोस्तों, भाषा के अर्जन की अवधि पूछ ले या फिर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एज पूछ ले, तो दोस्तों कौन सा है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। मैंने उस दिन में बताया था, पेपर में क्वेश्चन डाला हुआ था मैंने प्रैक्टिस सेट में, कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है, मतलब 6 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है दोस्तों, 6 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है, ये बहुत ही सेंसिटिव होती है। क्योंकि बच्चा इसमें कुछ भी सुन लेगा तो उसी को दोहराएगा, वो अच्छी बात हो या बुरी बात हो, उसके लिए उसे नहीं पता है कि वो कौन सी अच्छी बात है मेरे लिए, कौन सी बुरी बात है, उसी को बार बार वो रिपीट करेगा। इसलिए ये जो एज होती है दोस्तों, ये बहुत ही सेंसिटिव एज होती है भाषा के लेकर दोस्तों। तो इसका इसका आंसर होना चाहिए था क्या, आपका प्रारंभिक बाल्य अवस्था। तो भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी थी दोस्तों, प्रारंभिक बाल्य अवस्था। नेक्स्ट था हमारा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो दोस्तों जो थोड़ा भी पेडागोजी पढ़ा वो भी ये क्वेश्चन कर लेगा दोस्तों। आपको पता है प्रसुप्ति अवस्था किसकी है दोस्तों, ये सिगमंड फ्राइड की है। उन्होंने अवस्था दी थी कौन, जो जिज्यूसा और मुर्मुसा, थेनाटोस में भी मैंने बताया था, जिज्यूसा मुर्मुसा, फिर उसके बाद ईगो इदम। तो दोस्तों उसी में कही थी प्रसुप्ति अवस्था। तो दोस्तों ये तो होगा ही नहीं, तो इसको इसी तरह हटा दीजिए आप। नेक्स्ट था सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात कौन करता है दोस्तों, तो जीन पियाजे करते हैं, तो इसको भी हटा दीजिए आप। उद्योग बनाम अधीनस्थ अवस्था, और कौन बोला है दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग। तो दोस्तों उद्योग बनाम अधीनस्थ अवस्था जो है, ये एक बात कौन करता है, कोहलबर्ग करते हैं, जिन्होंने नैतिक विकास की अवस्था दी थी। और ये बात कौन करता है दोस्तों, सामाजिक अनुबंध विन्यास, ये अल्बर्ट बंडूरा कहते हैं। कौन कहता है दोस्तों, अल्बर्ट बंडूरा की ये बात है। तो उद्योग बनाम अधीनता अवस्था जो है दोस्तों, ये लॉरेंस कोहलबर्ग की एक अवस्था है। इसमें उन्होंने बताया उद्योग बनाम अधीनता की अवस्था की बात कही है, किसने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने। तो जिसको थोड़ा भी आप एलिगेशन मेथड से भी इसको करते तो उसको कर लेते हैं आप। नेक्स्ट है हमारा कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। तो मैंने बताया था दोस्तों कि जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं, जो एक समाज में एक दायरा बना हुआ है कि लड़कियां ये कर सकती हैं, लड़का ये नहीं कर सकता, लड़कियां ये कर सकता है, लड़कियां ये नहीं कर सकती। जैसे लड़की एक काम घर का करेगी, लड़के बाहर का काम करेंगे। तो ये दोस्तों क्या है, सामाजिक रूढ़िबद्धता है। और एक विशेष
स्थिति में अगर कोई भी अध्यापक चाहे कोई भी गार्जियन है, लड़कियों के उसका प्रति झुकाव ज़्यादा है, लड़कों के प्रति कम है, या फिर लड़कों के प्रति झुकाव ज़्यादा है, लड़कियों के प्रति कम है, तो दोस्तों क्या हो जाता है? जेंडर पक्षपात। इसका आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? जेंडर पक्षपात। जेंडर पहचान क्या होता है दोस्तों? तो मैंने बताया था कि जब ये बोध हो जाना कि मैं लड़का हूँ तो मुझे लड़कों वाले कपड़े पहनने चाहिए, लड़की को बोध हो जाए कि लड़की हूँ तो मुझे कम बोलना चाहिए, मतलब ये जेंडर पहचान, ये क्या है दोस्तों? आपका सेक्स आइडेंटिफिकेशन है। जेंडर समरूपता वाली आप बात जानते ही हैं कि जहाँ सब इक्वल हो, तो दोस्तों यहाँ का आंसर क्या होता है आपका? जेंडर पक्षपात। नेक्स्ट था हमारा कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली? क्वेश्चन करा चुका हूं मैं दोस्तों, क्या आप फिर से देखिए। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? दिया पहला क्या है? जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। दोस्तों जब जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं का महत्व देंगे तो आप उसको कम कहाँ करें, उसको और बढ़ा रहे हैं आप। जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जब जेंडर पृथक खेल का समूह बना देंगे आप तो फिर आप लड़कियों को अलग कर देंगे, लड़कियों को अलग कर देंगे, तो आप समरूपता की वाली बात कहाँ कर रहे हो? तो आप और भी उनमें क्या कर रहे हैं? जेंडर पक्षपात को सराह रहे हैं, तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। आज जेंडर पृथक बैठाने की व्यवस्था, ये भी गलत है दोस्तों। जब पृथक बैठा देंगे तो उसमें समरूपता वाली बात ही कोई नहीं हो पाएगी। तो एक ही क्वेश्चन आंसर बचता है ऑप्शन हमारा, क्या? जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा करना। मतलब जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा कीजिए, उसके हानियों के बारे में बताइए और उसे मतलब उस पर बात विवाद कीजिए कि मैंने ये नहीं होना चाहिए, ये सही नहीं है, मतलब सबको एक बराबर हक मिलना चाहिए, सब मतलब इस पर चर्चा करना। ये क्या है? जेंडर भूमिका को के अनुरूपता को समरूपता को बढ़ावा देने का एक कार्य है कि जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनकी चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहीं से आपको पता लगाना चाहिए क्या है? सक्रिय एवं जिज्ञासु। तो दोस्तों सक्रिय और जिज्ञासु इसके लिए इसमें देखिए आपका यहाँ पे क्या है? जेबी वाटसन व्यवहारवादी हैं, ये लेव वाइगोत्स्की क्या करते हैं दोस्तों? समाज से जाते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास, ये क्या है दोस्तों? नैतिक विकास से जाते हैं, नैतिक विकास है इनका, नैतिक विकास। लेव वाइगोत्स्की क्या है दोस्तों? समाज से जुड़ते हैं ये। जेबी वाटसन व्यवहार से जुड़ते हैं दोस्तों। इन्होंने बोला था कि आप मुझे अबोध बालक दीजिए, मैं कुछ भी बना सकता हूँ। बच जाते हैं दोस्तों क्या? जीन पियाजे। जीन पियाजे ही कहते हैं क्या है? जीन पियाजे क्या बोलते हैं दोस्तों? कि बच्चे क्या होते हैं? सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हैं, उन्हें चिंतन सामाजिक और सांस्कृतिक विषय को वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे जीन पियाजे भी हैं और क्या है? लेव वाइगोत्स्की भी हैं। तो दोस्तों यहाँ पे उचित आंसर क्या होना चाहिए? आप अपने दिमाग सोचिए कि सक्रिय जिज्ञासु की बात तो जीन पियाजे भी कहते हैं, वाइगोत्स्की भी कहते हैं, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते थे दोस्तों। लेकिन इसमें क्या है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय के वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया है, तो केवल एक ही है दोस्तों, कौन? आपके लेव वाइगोत्स्की। अभी मैंने बताया ना समाज के बारे में, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लेव वाइगोत्स्की ने इसके बारे में सबसे विधिवत ज़्यादा चर्चा की थी दोस्तों, कौन? लेव वाइगोत्स्की ने। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? लेव वाइगोत्स्की। फिर से बार अच्छे से बता देना इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? लेव वाइगोत्स्की होगा दोस्तों। बहुत मोटा हो गया दोस्तों, इसको पतला करते हैं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट है हमारा कि जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़मा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाए। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह से संबोधित करते हैं? बताएं दोस्तों। तो इसमें सबसे समझने वाली बात यह है दोस्तों कि व्यक्तिगत वार्ता को जीन पियाजे ने भी बताया है और वाइगोत्स्की ने भी बताया है, लेकिन वहीं जीन पियाजे ने उसको बताया है कि यह निरर्थक है, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब जो बच्चे स्वयं से बात करते हैं, आप छोटे बच्चों को देखा वो अपने आप में ही कुछ बोलते रहते हैं, तो इसको जीन पियाजे ने बताया है कि इसका कोई मतलब, इसका अर्थ नहीं है। लेकिन वही वाइगोत्स्की बोलते हैं कि जब बच्चा अपने से बात करता है तो इसका उन्होंने मतलब बताया है कि ये बच्चे को क्या ये ज्ञान की संरचना करता है दोस्तों, वो व्यक्तिगत खुद से वार्ता करता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? किस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की ने किस प्रकार बताया है?
व्यक्तिगत वार्ता की संज्ञा दी है दोस्तों, कि मतलब बच्चा स्वयं से बात करता है, इससे उनका ज्ञान में वृद्धि होती है, मतलब ऐसा वाइगोत्स्की कहते हैं। और आत्मकेंद्रित वार्ता कौन बोलता है दोस्तों? तो ये जीन पियाजे बोलते हैं। कौन बोलता है दोस्तों? जीन पियाजे। पाद और ढांचा की बात कौन करता है दोस्तों? तो ये भी कौन करता है? वाइगोत्स्की करते हैं। लेकिन ये क्या होता है दोस्तों, इसमें 3 चीजें होती हैं। जब व्यक्ति के जो उसका समीपस्थ विकास क्षेत्र होता है, उससे जब उसको थोड़ा सहारा मिल जाता है, जैसे मान लीजिए आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीटेट की तैयारी कर रहे हो, आप कोई भी चैनल भरोसा से देख रहे हो, चाहे मुझे मेरे चैनल पर देख रहे हो आप, तो आपको इस भरोसा है कि मैं जो भी पढ़ाऊंगा एथेटिक पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक सहारा दे रहा हूँ, मेहनत आपको ही करनी है, परीक्षा आपको ही देना है। एक तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, एक ढांचा और पार्ट के रूप में काम कर रहा हूँ। तो आदमी पार्ट और ढांचा उसी से लेता है जो उसके नज़र में क्या हो, मोर MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स, मतलब उसे थोड़ा सा जानकारी अधिक हो उसको, तो ताकि वो क्या हो, उसके जो समीपस्थ विकास JPD जो है उसको पकड़ के वो कहाँ चला जाए, JAD में चला जाए। मतलब जैसे मान लीजिए आप एक मिनट मैं यहाँ समझा दूँ दोस्तों। मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति है यहाँ पे, उसका ये दायरा है दोस्तों, ठीक। और यहाँ पे कौन है दोस्तों? मोर नॉलेजेबल अदर्स। यहाँ पे मैंने इसको ढांचा प्रदान किया और बच्चा उठ के कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। तो ये क्या होता है दोस्तों, आपका जो पढ़ के जो आदमी उठ जाता है, मतलब जैसे ज़्यादा उसको किसी आदमी से थोड़ा सा सहारा मिल जाए, फिर वो आपको जैसे मैं थोड़ा सा सहारा दे दूँ, आप सीटेट पास कर जाओ। तो यही दोस्तों क्या है, एक पार्ट और ढांचा। तो बीच में जो किसी को सहायता प्रदान की जाती है वो क्या कहलाता है दोस्तों? पार्ट या ढांचा कहलाता है। इसे JPD भी बोलते हैं। ये भी वाइगोत्स्की की बात करते हैं दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? व्यक्तिगत वार्ता। नेक्स्ट है हमारा कि बच्चों के संकेत देना तो आवश्यक पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है दोस्तों? देखिए यही बता दिया, अभी मैंने इसी की बात किया हूँ मैं दोस्तों। पार्ट और ढांचा, इसको किसकी कौन बात बोलता है दोस्तों? वाइगोत्स्की बोलते हैं। वाइगोत्स्की बोलते हैं दोस्तों, इसकी बात करते हैं कि बच्चे को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहायता सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित किसका उदाहरण है? तो पार्ट और ढांचा का उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो दोस्तों आपको पता है कि जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी। कौन कौन? संवेदी, दूसरा था दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व। थर्ड था दोस्तों मूर्त, और फोर्थ क्या था दोस्तों? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था था। मतलब 4 अवस्थाएं थी, 0 से 2 वर्ष, 2 से 4 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 11 से बाद वाली अवस्था को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में उन्होंने जीन पियाजे ने बताया। तो दोस्तों संवेदी में क्या होता है, बच्चा क्या होता है, अपने हाथों के मतलब मुंह से या फिर संवेदी क्रिया करके अपनी बातों को प्रकट करता है, रोने लगेगा, चाहे मोरल रिफ्लेक्स से दूसरों अपनी बात प्रकट करेगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है दोस्तों, वो थोड़ा थोड़ा उसको उसमें अनुक्रमणशीलता पा जाती है, जैसे चप्पल उल्टा पहन लेगा उसको नहीं पता चलेगा, तो धीरे धीरे। लेकिन मूर्त संक्रियात्मक क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे बच्चा समझने लगता है, उसमें तर्क प्रारंभ हो जाता है कि ये बल्ब देख रहे क्यों जल रहा है, ये मोबाइल क्यों चल रहा है, मतलब धीरे धीरे उसमें शुरुआती दौर आने लगता है, भाषा का विकास होने लगता है हल्का फुल्का। तो दोस्तों ये क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मतलब थर्ड अवस्था है। तो इसमें क्या होता है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क साध्यात्मक विचार। तो ये तो दोस्तों औपचारिक वाली अवस्था है। संरक्षण, कक्षा समावेशन, अस्थगित अनुकरण, पदार्थ अस्थायित्व। तो दोस्तों ये भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात है। प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुत्क्रमणीयता दोस्तों, और ये परिकल्पित निगमनात्मक तर्क या साध्यात्मक विचार। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, परिकल्पना, निगमनात्मक तर्क और साध्यात्मक विचार भी किसमें दोस्तों, औपचारिक में। तो आपका यही ऑप्शन बच जाता है, प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। ये आपका क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की पहचान है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। तो अवलोकन अधिगम कौन बताता है दोस्तों, तो अल्बर्ट बंडूरा बताते हैं। बंडूरा साहब इसकी बात करते हैं, मॉडल थ्योरी जो दिया था उन्होंने, अवलोकन अधिगम। तो ये अल्बर्ट बंडूरा का है। अनुबंधन कौन बताता है दोस्तों, पावलाव और स्किनर भी बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे पावलाव विशेष तौर पे होगा। अनुबंधन की बात जो कुत्ते पे प्रयोग किया था उन्होंने, तो पावलाव बात करते हैं इसकी। प्रबलन की बात कौन करता है दोस्तों, स्किनर करता है। स्किनर प्रबलन की बात करते हैं। लेके बच जाता है दोस्तों स्कीमा की बात कौन करता है दोस्तों, तो जीन पियाजे करते हैं। कि स्कीमा क्या है दोस्तों, एक माइंड सेट है। जब पुरानी बात, जो कोई भी हम चीज़ देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक प्रतीकात्मक चित्र के रूप में हमारे दिमाग में बैठ जाता है दोस्तों। और किसी चीज़ को फिर वही सोचने पर वो क्या होता है, एक हमारे दिमाग में एक उसका
एक रूप बना हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? स्कीमा बोलते हैं। किस कौन बात करता है इसका? जीन पियाजे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। जो भी इवैल्यूएशन होता है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। मैं कई बार बता चुका हूं कि बच्चों को आप ना अलग कर सकते हैं, ना उन्हें में तुलना कर सकते हैं कि ये गलत है, चाहे ये सही है, ये अधिक पढ़ने वाला है, ये कम पढ़ने वाला है, या फिर उसको श्रेणी निश्चित नहीं कर सकते कि ये मध्यम श्रेणी का है, ये उच्च श्रेणी का है, ये निम्न श्रेणी का है। ये कतई भी नहीं हो सकता दोस्तों, तो उसी तरह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता भ्रांतियों को समझना। अच्छा, इसको देखते हैं, चलिए। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर, फिर वही बात है दोस्तों, प्राप्तांकों के आधार पर उसे आप श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते, ये भी गलत है। अगला है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण, ये भी गलत है दोस्तों, कि रिपोर्ट कार्ड में उसे आप चिन्हबद्ध नहीं कर सकते कि इसलिए तो जो एनसीएफ 2000 आया दोस्तों, आरटी 2009 आई, वो ग्रेड सिस्टम लगा दी। ग्रेड में आपको करना है, ग्रेड ए ग्रेड बी ऐसे करके, उसमें नामांकन वाले जो आपके नंबर मिलते थे, ये सारे सिस्टम को खत्म कर दिया दोस्तों। तो ये आपका सही हो जाएगा कि संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता एवं भ्रांतियों को समझना। जैसे मान लीजिए बच्चा कुछ नहीं जान रहा है तो उसको आप बताओ, उसे बोलने का मौका दो, उसे अभिव्यक्ति का मौका दो, उसे उसकी जो तर्क है उसको समझो। भले वो गलत तर्क दे रहा है या फिर गलत उसकी भ्रांति है किसी चीज़ में, तो उसको समझो, फिर उसको सही करने का प्रयास करो। ये अच्छे टीचर का कर्तव्य है दोस्तों। तो ये होना चाहिए कि अवलोकन का क्या होना चाहिए? संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता एवं भ्रांतियों को समझना। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? क्या है? बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। सेकंड है बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा जा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एक एकात्मक कारक है तथा एक एकाकी विशेषक है। बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। दोस्तों केवल इसमें यही ऑप्शन सही है, ये सारे गलत हैं। इसमें क्यों गलत है दोस्तों, ये देख लीजिए। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म, जी नहीं, बुद्धि आपके हिसाब से बढ़ती है दोस्तों। आप जैसे सब माहौल पाएंगे, बुद्धि क्या है? एक निश्चित योग्यता नहीं है। ऐसा थोड़ा है कि जिसका बुद्धि कम हो और वो समाज में सर्वाइव नहीं कर सकता, गलत बात है, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट है बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग सटीक रूप से आप नहीं माप सकते दोस्तों। हाँ, ठीक ठाक मापन किया जा सकता, लेकिन सटीक रूप से माप नहीं किया जा सकता और निर्धारित किया जा सकता। नेक्स्ट है बुद्धि एकात्मक कारक नहीं तथा एक एकाकी विशेषक नहीं, बहुआयामी है। आप हार्वर्ड गार्डनर का बात दोस्तों, आप हार्वर्ड गार्डनर का नाम सुने होंगे। उन्होंने जिसने बहुकारक सिद्धांत दिया था, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया था, हार्वर्ड गार्डनर, उसने बताया था क्या कि बुद्धि क्या है? बहुआयामी है, जटिल योग्यताओं का समूह है। आपने स्पीयरमैन का नाम सुनिए दोस्तों, उसमें 2 प्रकार की बुद्धि बताई है। हार्वर्ड गार्डनर ने बहु प्रकार की बुद्धि बताई, थर्स्टन ने बताया है, कैटल ने बताया है, तमाम सारे ऐसे वैज्ञानिक है दोस्तों जो बुद्धि को बहुआयामी मानते हैं। तो इसलिए क्या होगा? ये बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। नेक्स्ट है हमारा कि रूही समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों को प्रदर्शन कर रही है? तो मैंने बताया था दोस्तों कि 2 तरह के समाधान होते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है जो विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब केवल एक पहलू के बारे में सोचता है। तो आप देख लीजिए दोस्तों, अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश में कभी कभी झांक लेना चाहिए दोस्तों। क्या है कि आत्मकेंद्रित विचार तो ये कहीं नहीं हो सकता। रिजिड थिंकर मतलब किसी चीज, एक ही चीज पर एकदम निर्णय लेना कि नहीं यही होना चाहिए, जो मैं गलत, भले गलत हो चीज नहीं यही सही है, तो ये भी गलत, ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। अगला है कि कन्वर्जेंट थिंकिंग। अभी मैंने बताया कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है दोस्तों, जो केवल एक पहलू के बारे में सोचे। लेकिन क्रिएटिव थिंकिंग मतलब क्या होता है? उसके हर पहलू के बारे में सोचे। और क्या कर रही है रूही? हमेशा एकाधिक समाधानों, एक से अधिक समाधानों के बारे में सोच रही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्रिएटिव थिंकिंग कह लीजिए या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग कह लीजिए दोस्तों, ये दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता को कम करने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? फिर से सुनिए। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? दिया है बच्चे को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। ये कोई बात नहीं है कि बच्चे को विद्यालय छोड़ने के लिए कह देंगे, ये कभी नहीं कह सकते आप। बल्कि सरकार तो योजना बना रही है कि हर बच्चे को पढ़ाओ। जो बच्चा 6 में पढ़ना चाहे तो 6 में पढ़ाओ, उसे 5 में नहीं करो, 6 में पढ़ाओ। 8 में पढ़ने वाला तो 8 में पढ़ाओ। लेकिन आप बच्चे को एडमिशन के लिए कहो, आप भगा रहे हो, तो ये गलत बात है दोस्तों। नेक्स्ट है ऐसी स्थिति को जैसे स्वीकार करना चाहिए। तो फिर आप टीचर कहाँ लिए जब ऐसी स्थिति में स्वीकार ही कर लेंगे फिर आपको। नेक्स्ट है इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। गलत बात, इसलिए नहीं करना चाहिए। फिर अध्यापक का मतलब क्या है दोस्तों?
आपने सुना ना, गुरु कुमार शिशु कुंभ है, गड़गड़ी काढ़े कोड, अंतर हाथ बढ़ा के बाहर बाहे चोट। फिर आप इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम कर लेंगे कि नहीं ये बच्चा कोई बच्चा है उसको हम ये सोच रहे हो कि हाँ बच्चा ये ठीक नंबर पाएगा, फिर वो किसी सब्जेक्ट में मान लीजिए ड्रॉप कर गया है, चाहे कम नंबर पाएगा, फिर नहीं हो पाएगा, छोड़ दो इसको। ये तो गलत बात है दोस्तों। आप उसको अच्छे से समझाओ। हो सकता है कि आप कोई टॉपिक उसको समझ में नहीं आई हो, उसे रिमीडियल टीचिंग की व्यवस्था करो, अतिरिक्त पढ़ाओ, रेमिडियल में बताओ उसको और समझो उसकी परेशानी क्या हो सकती है, घर की प्रॉब्लम हो सकती है, स्कूल की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके व्यक्तिगत भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको अच्छे से समझे ताकि उसको और पुशअप कीजिए, उसको वाइगोसी के अनुसार ढांचा प्रदान कीजिए ताकि वो क्या हो, अगले बार जब टेस्ट हो चाहे कुछ भी हो तो और अच्छा बेहतर कर सके। ये बात होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर बच्चा नंबर कम पाता है तो ये बच्चे का फॉल्ट नहीं, ये आपका फॉल्ट है। और ये जितने भी आरटी 2009 हुआ, एनपी 1986 हुआ, एनसीएफ 2005, वो सब यही बोलते हैं कि बच्चों को आप गलत नहीं कह सकते। बच्चा देव पुरुष है, जो भी गलती होगी वो मास्टर में होगी, उसके शिक्षण विधि में होगी, उसके पढ़ाने के तरीके में होगी, वो समझा नहीं पा रहा होगा। भले बच्चा कैसा भी हो, आप उसे ब्लेम नहीं कर सकते, आपको ही कुछ करना पड़ेगा, आपको ही शिक्षण पद्धति में सुधार करनी होगी। यही बात आप करिएगा। अब जब भी क्वेश्चन दोस्तों आप पेपर सॉल्व करने बैठिएगा तो एक दिमाग में रखिएगा कि बच्चा सर्वगुण संपन्न है, जो भी कमी होगी अध्यापक में होगी, बच्चे में कोई कमी नहीं हो सकती, तभी आप क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो नेक्स्ट है दोस्तों, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना तथा चाहिए तब सहभागिता में सुधार करने लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अब समावेशी शिक्षा मतलब क्या दोस्तों, सारे मतलब वहाँ पे कोई ग्रुप डिवीजन नहीं है, सारे बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, कम बुद्धि वाले भी, अधिक बुद्धि वाले भी, प्रतिभाशाली, निम्न बुद्धि वाले भी, कम प्रतिभाशाली, सृजनात्मक बच्चे, सारे मतलब सारे बच्चों को, कोई दिव्यांग बच्चा भी उसी में पढ़ेगा, मतलब सारे बच्चों की एक साथ इंक्लूसिव एजुकेशन जिसको बोलते हैं, समावेशी शिक्षा कहलाता है दोस्तों। तो क्या बोल रहा है इसमें कि शैक्षिक योजना को तैयार बिल्कुल करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए। ये कौन सी बात हुई? सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। हतोत्साहित मोटिवेट हो जाएंगे फिर क्या होगा, सक्रिय रूप से तैयार होना चाहिए। बिल्कुल, कौन से बच्चे को कैसे समझाना है आपको, उस ऐसा प्लान तैयार करना पड़ेगा, ऐसी पाठ्य योजना तैयार करनी पड़ेगी, ऐसी शिक्षण विधि को सिलेक्ट करना पड़ेगा ताकि सबको फायदा मिले। ऐसा कुछ नहीं कि आप ऐसे कोई विधि कर उसके केवल पढ़ने वाले बच्चे समझ पाएं और न पढ़ने वाले ज़्यादा तेज बच्चे न समझ पाएं, तो भी गलत है। और ऐसा भी न तैयार को केवल मूर्ख बच्चे ही समझ पाएं, बाकी जो बच्चे हैं उनको कोई मतलब ना, कोई फायदा नहीं हो, तो ये भी सही नहीं। तो ऐसा कोई प्लान तैयार करना पड़ेगा जो सबके लिए क्या हो, सुटेबल हो, सब हर योग्यता के बच्चों के लिए सुटेबल हो। वही क्या होता है दोस्तों, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। बिल्कुल सही है। पठन वैफल्य बच्चों के, देखो दोस्तों एक नया शब्द है पठन वैफल्य। इसका मतलब क्या है, आपका डिसऑर्डर पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे आप देखिए, द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक चिल्ड्रन डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है, मतलब पढ़ने में दिक्कत क्या कहलाता है दोस्तों, पठन वैफल्य कहलाता है। कितने बच्चे समझ नहीं पाए होंगे, तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिस हिंदी में शुद्ध भाषा का हो तो समझ नहीं आए, तो एक बार इंग्लिश में देख लीजिएगा दोस्तों। आप डिसलेक्सिया, हम परिचित हैं, डिसलेक्सिया पढ़ते आ रहे हैं। तो डिसलेक्सिया क्या होता है दोस्तों, अब सारे चिंतन पढ़ने में धाराप्रवाहिता नहीं, धारा प्रवाह की अक्षमता ये भी नहीं, एक ही बार ये भी नहीं, क्या होगा, न्यून, सॉरी एक मिनट, देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है इसमें, एक यहाँ देखिए, पैटर्न वैकल्प बच्चों प्राथमिक लक्षण क्या है, तो न्यून अवधान विकार। तो नहीं दोस्तों, ये तो ADHD का है। क्या है दोस्तों, ये ADHD क्या है दोस्तों, ये ADHD का की शिकायत वाली बात है। तो ये तो नहीं होगा, पढ़ने में दिक्कत हो रही है ना उसको। तो धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता, एक ही गति को विषय को कार्य को बार बार दोहराना, या फिर देखिए डाइवर्जेंट थिंकिंग, इन्फ्लुएंस इन रीडिंग, इनेबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली। दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, मतलब वो ठीक से नहीं पढ़ पाता, ये आपका आंसर हो जाना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है। व्यवहार मतलब समावेशी शिक्षा के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, इसको मार्क कर लीजिए। व्यवहारिक सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति, जी नहीं। अधिकार आधारित मान्यता पर मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराकर करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना, ये सही है। अधिकार आधारित मानवता परिप्रेक्ष्य, राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, या मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा, जी नहीं, ये भी गलत है दोस्तों। एक मिनट रुक जाइए, जरा ले लेता हूँ, मैंने ऑप्शन ध्यान से नहीं पढ़ा।
दोस्तों यही गलत होता है कि जो आदमी ध्यान से नहीं पढ़ता है थोड़ा। देखिए व्यवहारिक दृष्टि सिद्धांत नहीं दोस्तों, क्या है, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, ए राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है कि बच्चे, मान लीजिए कोई बच्चा है थोड़ा कम बुद्धि वाला है, औसत बुद्धि वाला है, या फिर कोई दिव्यांग है, तो दोस्तों उसका भी उतना ही अधिकार है जो और बच्चों का अधिकार है कि हम भी साथ में पढ़ें। उसको आप अलग करके पढ़ाओगे तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक डिमोटिवेट होगा, उसके अंदर एक कुंठा होगी कि देखिए मैं शरीर से अभिलक्षण हूँ या फिर दिमाग से कमजोर हूँ, तो मुझे अलग बैठाया जा रहा है, अलग पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। तो क्या होगा, ये आपका अधिकार आधारित मानवतावादी राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है दोस्तों, आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से। संरचनावादी मतलब क्रिएटिव की बात करें दोस्तों तो यंत्रवत बात करने की बात ही गलत है दोस्तों, आप रोड मेमोराइजेशन नहीं करा सकते। प्रबलन पर केंद्रित, अनुबंध द्वारा जितना अबोधन प्रक्रिया पर केंद्रित है, फोकस्ड ऑन द पर्पज ऑफ मीनिंग मेकिंग। तो संरचनावादी प्रबलन पर केंद्रित है, अनुबंध द्वारा, अनुबंध का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, यंत्रवत हो जाएगा, किसी चीज को बार बार करना ये भी गलत हो जाएगा। क्या सेंटर्ड अराउंड रिफोर्समेंट, फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, और उद्बोधन प्रक्रिया पर केंद्रित है दोस्तों, ये बात आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चों के सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, गलत। बच्चों को दंडित सोचकर भी नहीं करना है, बार बार याद करने वाली बात भी गलत है दोस्तों। तो एक ही है, प्रतिकूल प्रमाणिक उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। मतलब अगर बच्चा ये बोलता है कि सूर्य केवल दिन में ही क्यों उगता है, रात में क्यों नहीं उगता, तो उसको उसके पीछे की जानकारी नहीं पता है कि पृथ्वी रोटेट करती रहती है, एक अक्ष पर घूमती रहती है। तो दोस्तों इसके जब वो अध्यापक से पूछे तो अध्यापक को बड़े प्यार से समझाना चाहिए कि पृथ्वी रोटेट करती रहती है, इसलिए जो सूर्य का है, जिस भाग पर सूर्य की रोशनी पड़ती है वहाँ पे दिन होता है, जिस भाग पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती उस भाग पे रात होती है। तो ये बात बच्चे को मतलब क्या है, प्रतिकूल प्रमाण उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों की इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। चुनौती से आप घबराएंगे नहीं दोस्तों। देखिए शुड बी चैलेंज बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जांपल्स, उसको बेहतर मतलब बताइए ताकि वो उसके कारण को समझ सके और उस दिमाग में आ सके हाँ इसके वजह से दिन या रात होते हैं। नेक्स्ट है हमारा छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। छात्र केंद्रित, ये भी मैंने क्वेश्चन ले लिया दोस्तों। तो केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहना, जबकि केवल पाठ्य पुस्तकों पर ही निर्भर रहता है तो फिर आपके पास पढ़ने क्यों आएगा। बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करने वाली बात उसी तरह गलत हो जाएगा दोस्तों। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना, भी मैंने बताया सेपरेट नहीं कर सकते, आप कैटेगराइज नहीं कर सकते, केवल एक ही ऑप्शन बच जाता है जो सुटेबल है, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। नेक्स्ट है संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे के क्या है, पूर्णतः अलग हैं, गलत से गलती हो सकती है। संवेग और संज्ञान दोस्तों, संवेग और संज्ञान देखिए क्या होते हैं। मान लीजिए आप रास्ते पर चल रहे हो, अचानक आपके सामने चाहे आपका मतलब किसी पत्थर से आपको ठेक लग गई, चोट लग गई, तो आपको दर्द हुआ मतलब संवेग आपका क्या हो, संवेग हुआ, महसूस हुआ, फिर आपको ज्ञान आया तो पत्थर है। तो दोस्तों एक दूसरे से क्या है, सन्निहित हैं, वो एक दूसरे से क्या है, सन्निहित हैं। आप कहीं जाकर कोई जा रहे हो, मतलब कोई मार्मिक दृश्य देखते हो कि कहीं किसी घर कुछ मतलब कोई देहांत हो गया हो, चाहे ऐसा कोई एक्सीडेंट हो गया हो, तो आप क्या हो दोस्तों, आपका इमोशन जागेगा। कैसे, पहले आपने उसको देखा, संज्ञान में लिया कि वो एक्सीडेंट हुआ है, सामने वाला मर गया, तो आपको दुख होगा तो आपका इमोशन जागेगा। तो दोस्तों एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है। संवेग और संज्ञान क्या है दोस्तों, एक दूसरे से क्या है, इन ओवन विथ है, मतलब कनेक्ट, इंटरकनेक्ट है। नेक्स्ट है संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथनों में से सही है। संरचनावादी के लिए अधिगम पुनरुत्पादन व स्मरण की प्रक्रिया है। अधिगम तो यंत्रवत वाला हटा दीजिए। अधिगम आवृत्ति संबंधी द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन। अधिगम सक्रिय विनियोजन द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। दोस्तों यहीं से आपको मिल जाएगा, संरचनावादी सिद्धांत है तो इस पर क्रिएटिविटी होगी। तो यहाँ पे देखिए संबंधों के व्यवहारों का अनुबंधन, तो ये दोस्तों पावलोव बात करते हैं। पुनरुत्पादन वाली स्मरण की बात दोस्तों हम नहीं कर सकते, देखिए रिकॉल नहीं कर सकते, ये सब क्या है, निगेटिव वर्ड है दोस्तों। तो एक ही ऑप्शन बच जाता है कि अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव इंगेजमेंट, मतलब आप सक्रिय रूप से बच्चा जब किसी चीज में सक्रिय रूप से इन्वॉल्व होगा तभी ज्ञान की संरचना क्या होगी दोस्तों, बेहतर होगी। बच्चा को जो करके सीखेगा वो उसके अनुभव में आ जाएगा दोस्तों। मान लीजिए कि वो जिस चीज़ को खुद, इसलिए सभी विद्यालयों में प्रोजेक्ट कार्य कराए जाते हैं ताकि बच्चा स्वयं उसमें लर्निंग बाय डूइंग के प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। बच्चा करके सीखेगा तो वो अधिगम क्या होता है, बेहतर होता है। इसलिए कि ऑप्शन यहाँ पे अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है हमारा
कि विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है। ये भी क्वेश्चन मैंने ले लिया दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए गैर उदाहरण और उदाहरण का मतलब क्या है। यदि मान लीजिए कोई आप एग्जाम्पल दे रहे हो कि आप मान लीजिए पढ़ा रहे हो बाढ़ के पॉल्यूशन के बारे में, मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा रहे हो कि फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से प्रदूषण होता है, ठीक। तो बच्चे समझ गए हाँ फैक्ट्री से निकलते जो धुएं होते हैं उससे वायु प्रदूषण होता है। तो केवल वायु प्रदूषण तो होता नहीं दोस्तों, जल प्रदूषण भी होता है। तो जल प्रदूषण का भी आप उसमें उदाहरण जो देंगे, जैसे जो मलमूत्र वगैरह कचरा, फैक्ट्रियों के कचरे जो हम लोग नदियों में बहा देते हैं, उससे क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। तो ये क्या है आपका गैर उदाहरण। जो किताब का पॉल्यूशन पढ़ा के आपने जो उदाहरण दिया कि फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं क्या उदाहरण है, और जो आपने एक्स्ट्रा अपने पास से बताया जल उदाहरण के बारे में, वो क्या है दोस्तों, चाहे मृदा प्रदूषण हुआ चाहे भूक्षरण हुआ, ये सब क्या है, गैर उदाहरण है। तो क्या करता है, इसमें देखिए अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। चलिए इसको देखते हैं, अच्छा थोड़ा लग रहा है। यह कभी क्वेश्चन दोस्तों सीटेट में सबसे रूल फॉलो कीजिएगा, पूरे सारे ऑप्शन के बाद पढ़िएगा, बिकॉज हमें सबसे बेस्ट ढूंढना होता है, सबसे सटीक ढूंढना होता है। आपको सीटेट में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन अधिक ऑप्शन सही होते हैं, एक दो ऐसे आपको मिल जाएंगे जिससे आप आराम से एलिगेट कर सकते हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसे ऑप्शन जरूर फंसाएंगे जो आपको लगेगा ये भी सही ये भी सही, लेकिन जो सबसे बेस्ट है तो वो चुनना होता है दोस्तों। इसमें तो दिया है, यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांति उत्पन्न करने वाली बात ही नहीं है, यह अवधारणाओं की समझ में अभाव वाली बात भी नहीं है, यह अवधारणा समझ के बजाय करे, ये भी गलत है दोस्तों। एक ही ऑप्शन हो जाता है, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करते हैं के लिए एक प्रभावशाली तरीका। जो आप अवधारणा बनाए हुए थे कि केवल वायु प्रदूषण होना है, आप जब अध्यापक गैर उदाहरण से समझाएगा आपको, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि मृदा प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है, इत्यादि इत्यादि होता है। एक मिनट दोस्तों थोड़ा पानी पी लूँ। नेक्स्ट है हमारा, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना और दंड देने का प्रयोग से क्या प्रभाव पड़ता है। अगर दोस्तों आप मतलब नॉर्मल एक एग्जांपल लीजिए, कोई बच्चा है, कोई अध्यापक बच्चे को पढ़ा रहा है और हर बात में उसको पुरस्कार दे रहा है, जैसे ठीक है तुम्हें एक पेज करके आप पुरस्कार दूंगा, तो दोस्तों वो उसमें एक वक्त जाने के बाद उसको एक ऐसा लगेगा, उसको एक मतलब उसको चैलेंज के तौर पर नहीं लेगा, उसको बस लगेगा ये पुरस्कार, उसको देख कर क्या कर देंगे आप, उसके पुनर्बलन को आंतरिक जो भी प्रेरणा उसको खत्म कर देंगे, और बार बार दंड भी देंगे तो वो कुंठा में चला जाएगा। तो इसमें देखिए बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। यह बच्चों को प्रदर्शन पर आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। बिल्कुल दोस्तों ये सही है आपका ऑप्शन। बार बार उसको जो पुरस्कार और दंड देंगे तो जो उसकी स्वाभाविक अभिरुचि है और जिज्ञासा वो कम हो जाएगी। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन सही है। 424 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। तो सार्थक दंड हटा दीजिए तुरंत। सहयोगात्मक अधिगम वातावरण बिल्कुल सही है, जिसको पीयर कोऑपरेटिव लर्निंग बोलते हैं दोस्तों। एक साथ सब बच्चे मिलकर जो सहयोगात्मक अध्ययन करते हैं उसको अधिगम पर्यावरण बोलते हैं, सही है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन बिल्कुल एनसीएफ भी बात करता है। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, तुलनात्मक से मतलब यहाँ है दोस्तों दूसरे से तुलना नहीं, उसके प्रीवियस रिजल्ट से करेंट रिजल्ट की तुलना। जैसे मान लीजिए हमने पढ़ाया, मान लीजिए स्कूल में जो टर्म टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट होता है, उसमें मान लीजिए वो ग्रेड ए पाया, चाहे कोई नंबर पाया है सपोज दैट, फिर उसके बाद पढ़ा, फिर उसका एग्जाम हुआ, तो उसके प्रगति का निरंतर तुलना जो किया जाता है, व्यक्तिगत से नहीं, उसको स्वयं की प्रगति से कि उसने पिछले वाले टेस्ट में कितना पाया था, इस टेस्ट में जो उसका परफॉर्मेंस कैसा है, बेटर है कि वर्स्ट है, चाहे वर्स है, जो भी है, वो तुलना करना भी एक क्या अच्छे साइन है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है 2, 3, 4, इसमें देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ में किस प्रकार सहज कर सकते हैं। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। एक व्याख्यान देकर, प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास करके। इसको हटा दीजिए, यांत्रिक वाली बात ही नहीं है दोस्तों यहाँ पे। एक मिनट, ये वाला गलत हो जाएगा दोस्तों। अन्वेषण परिचय के लिए अवसर उपलब्ध करके। देखिए शिक्षक बच्चे की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चे ने एक धारणा बना ली है कि, मान लीजिए कोई उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि केवल बरसात के दिनों में बारिश होगी। मान लीजिए बच्चे ने उदाहरण केवल बरसात के दिनों में ही बारिश होगी, ऐसा नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो सकता है कि जनवरी फरवरी में बारिश हो जाए। तो उन्हें बच्चे को समझाइए कि पश्चिमी विक्षोभ कैसे आएगा,
कैसे लौटते हुए मानसून से भी वर्षा होती है। तो दोस्तों ये क्या है, तो आप केवल व्याख्यान दे देंगे तो इससे कुछ बच्चे को फर्क नहीं पड़ेगा, वो नहीं समझेगा। प्रतियोगितात्मक वाली बात ही नहीं इसमें दोस्तों। एक है अन्वेषण परिचर्चा करने के लिए अवसर उपलब्ध करा के बार बार उस मतलब परिचर्चा करेंगे, उस बारे में उसको तथ्य समझाएंगे कि देखो ऐसा होता है, फिर उदाहरण देंगे, देखो तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से बारिश होती है, फिर कभी कभी राजस्थान में जो मावठ वगैरह आते हैं उससे भी पश्चिमी विक्षोभ का ही असर होता है दोस्तों। तो बच्चे को उसके जटिल उदाहरण में क्या हो जाएगा, उसको क्लियर होता जाएगा, हाँ नहीं ये भी सही है। तो दोस्तों तमाम सारी बातें हैं, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चे को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों। चलिए देखते हैं। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देने के लिए तो कोई मतलब नहीं दोस्तों, बार बार उसको वही अभी हमने क्वेश्चन करके आए हैं इसका। केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके उन्हें दंडित करें, दंडित वाली बात भी हटा दीजिए। अब देख केवल प्रक्रियात्मक, केवल दोस्तों उसी तरह निगेटिव सेंस है, और प्रक्रियात्मक ज्ञान केवल आप जो प्रक्रिया के उसमें महत्व देंगे, उसके विचारों को महत्व नहीं देंगे, तो ये भी गलत है दोस्तों। तो यहाँ पे है बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार का मंथन करके आप समस्या समाधान का काम कर सकते हैं। कि बच्चों का जो मान लीजिए कोई बच्चा अनुमान लगाया है कि मान लीजिए कोई स्कूल में कोई प्रॉब्लम है, जैसे क्रियात्मक अनुसंधान वाली कोई प्रॉब्लम है, तो उस पर बार बार उस पर विचार कीजिए कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे हो सकता है। चाहे कोई भी समस्या हो जो स्कूल से रिलेटेड हो, चाहे बच्चे से रिलेटेड हो, तो उसको बार बार समस्या का समाधान करके आप उसको कर सकते हैं। आज का 27वां क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। तो दोस्तों शारीरिक विकास की बात कर रहा है, और क्या कर रहा है, एवं विकास। तो शैशव प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था में तो होता है, लेकिन दोस्तों वयस्कता में तो नहीं होता, ये गलत है। मध्य बाल्यावस्था में भी नहीं होता, तो एक ही ऑप्शन बचता है दोस्तों आपका शैशवावस्था में प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था में मध्य बाल्यावस्था। तो दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, देखिए कौन कौन से, एक मिनट बता रहा हूँ। आपको पता है कि शैशवावस्था में भी सबसे ज़्यादा विकास होता है, लगभग दिमाग का 90% विकास हो जाता है। तो यहाँ पे शैशवावस्था केवल एक ही में है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। तो दोस्तों विकास, शारीरिक वृद्धि एवं विकास की तीव्र गति से घटित होने की बात कर रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे ये हो जाएगा शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। यहाँ पे होता शैशवावस्था एवं किशोरावस्था, तब भी सही हो जाता, क्योंकि शैशवावस्था और किशोरावस्था अलग अलग ऑप्शन में है, तो हमारा ये ऑप्शन ये सटीक हो जाएगा, इन्फेंसी इन अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए नहीं पूछ रहा है, तो विकास जीवन पर्यंत चलता है, तो मैंने कई बार बताया दोस्तों ये सही है कि जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वोम टू टोम चलता है, मैंने कब्र जन्म से लेकर कब्र तक चलता है, सही है। विकास परिवर्त होता है, डेवलपमेंट इज मॉडिफेबल। चलिए इसको देखते हैं अभी। अगला है विकास अनुवांशिक और पर्यावरण दोनों को प्रभावित करता है, बिल्कुल अभी बताया था मैंने, दोनों की जटिल परस्पर क्रिया है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। विकास सार्वभौमिक के तहत संस्कृति संदर्भ से प्रभावित नहीं करते हैं, तो दोस्तों यही हमारा ऑप्शन मिल गया। देखिए ये गलत है, क्या विकास सार्वभौमिक है, ठीक है, लेकिन सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। यहाँ का बच्चा अलग होता है, अमेरिका का बच्चा अलग होगा, संस्कृति उसके प्रभावित करेगा। जैसे अफगानिस्तान के बच्चों को देख लीजिए, वहाँ के बच्चियों को छूट नहीं है पढ़ने लिखने की, घूमने की, तो दोस्तों प्रभावित करेंगे। बच्चे तो वो भी हैं, उनका भी बचपन है, वो भी उसी स्टेज में जाएंगे, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि जो सही नहीं पूछा था, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आज का सेकंड लास्ट कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। पूछ रहा है जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उसका कारण पूछ रहा है। लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक संकेत पद्धति कोड, ये तो सही होता है, लेकिन केवल अनुवांशिक नहीं होता दोस्तों, इसमें पर्यावरण दिया होता तो सही होता है, ये गलत है। जन्मजात विशेषताएं, ये भी गलत है। पर्यावरणीय प्रभाव नहीं होता है, उसके साथ साथ हेरिडिटी भी होता है, तो ये होगा अनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल परस्पर क्रिया इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण होते हैं। और आज का इस पेडागोजी सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण की एजेंसी कहा है। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो प्राइमरी एजेंसी में प्रथम एजेंसी क्या है दोस्तों, परिवार है, और परिवार के साथ अगर जो पास पड़ोस दिया है तो वो है, और सेकंड क्या है आपका स्कूल है, तो इसमें झांट लीजिए दोस्तों, परिवार एवं पास पड़ोस तो आपका क्या है, आपका प्राइमरी है, प्राइमरी, ये प्राइमरी है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये क्या है आपका प्राइमरी। ये परिवार मीडिया भी प्राइमरी हो जाएगा। मीडिया एवं आसपास पड़ोस नहीं, ये आपका सही है। विद्यालय एवं मीडिया आपका क्या है सेकेंडरी है दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा।
तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, या इसके बाद मैं EVS कराऊंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।